ठीक है, चलिए ज़रा देखिए, शांत हो जाइए। तो ये देख लीजिए ज़रा, ये आपकी टेबल बनी हुई थी कल। अरे शांत हो जाओ भाई। ठीक है, तो देखिए ये टेबल बनवाई गई थी आपको। ये टेबल वही टेबल है जो एक दिन पहले आपको बीच में बताई थी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी लिखबा सरखाना वाली। ठीक है, आपको उसको उसी ढंग से या चाहे जैसे भी आपको क्या करना है, इस टेबल को ध्यान रखना है, यानी याद रखना है। ठीक है, जब भी आप कोई भी इस तरह का या इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल टाइप पोर्शन आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप समझ रहे हैं, जैसे हल करने को आ जाए, मान लीजिए उसने कोई एक रिएक्शन दे दी और आपसे ये पूछ लिया क्या ये रिएक्शन संभव है या नहीं है, इस तरह की कोई भी चीज़ पूछ लेता है, क्या है अभिक्रिया संभव है कि नहीं है। तो एक तो आप ऊपर नीचे समझ रहे हैं, कौन सी स्थिति ऊपर है और कौन सा इसमें नीचे है। ऊपर और नीचे वाला जो प्रोसेस आपको बताया है कि ऊपर वाली चीज़ क्या कर देगी, नीचे वाले को हटा देगी। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ नीचे वाले को हटा देगी और नीचे वाली चीज़ ऊपर वाली को नहीं हटा पाएगी, एक ये रूल है। दूसरा इसी में का रूल होता है कि आपको क्या दिया होगा, हो सकता है एक ही दिया हो, अब उसमें ये कह दे कि आपको उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दे, समझ रहे हैं, क्या दे दे, उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दे। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव देकर बता दे, पूछ लेगा कि क्या ये अभिक्रिया संभव है कि नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस अभिक्रिया का जो टोटल अभिक्रिया लिखी होगी उसका परिणामी या फिर नेट, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना पड़ेगा। और जब मानक इलेक्ट्रोड विभव निकल आएगा तो हम ये चेक करेंगे कि माइनस में आया है या प्लस में आया है। ठीक है, ये अभिक्रिया हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपका है मेन यहाँ से, वो इसी टेबल से आपका शुरू होना है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा, याद करने का प्रोसेस है। ठीक है, उसके आगे आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको हटा के लिखे दे रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। ठीक है, आपको क्या कर देना है, नॉर्मली इस टेबल को याद रखना है, बाकी आप जैसे याद कर पाएँ। ठीक है, शॉर्ट इसका फॉर्म यही है जो आपको लिखा हुआ है। आप नॉर्मली देख सकते हैं, लिखबा सरकाना मग अल मंजन करफे कडको निशन पब हक्कू हज अग पट्टू। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस टेबल को याद रख सकते हैं। अब देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं इसको। ठीक है, टेबल को हम मिटा ले दे रहे हैं, अब उसके बाद लिखना बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ से, देखिए आपको ये प्लस माइनस और जो उसके आगे मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखे हैं इनकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आपको क्या है तत्व तो पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखबा। ठीक, अगला क्या लिखा हुआ है, सरकाना। ठीक है, अगला क्या है, मग अल मतलब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मंजन, ठीक है, फिर अगला है करफे। ठीक है, कडको, यहाँ वाला है वो कडको। ठीक है, फिर आगे निशन पब। ठीक है, हक्कू HCU। ठीक है, आगे जो है
हज अज, फिर है पट्टू, PTAU। क्या कर सकते हैं आप, इस तरह से इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है। अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर लीजिए, कहीं भी एक रफ पेपर पे इसको लिख लीजिए और इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सी धातु ऊपर है और कौन सी धातु नीचे है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सिंपल सी रिएक्शन लिख दी, कोई भी लिख दी, मान लीजिए उसने ये लिख दिया Zn प्लस FeCl2। मान लीजिए ये अफ्क्रिया लिख दी गई कि भाई कोई अफ्क्रिया है, ठीक है, Zn प्लस FeCl2। अब वो ये पूछ सकता है कि क्या ये अफ्क्रिया संभव है कि नहीं है। भाई जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये पूछ लेगा। अगर मान लीजिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान दे दिए उसने, तो आप हल कर लो, या सॉल्यूशन वही निकल कर आना है, हल करो चाहे ना करो, आपको लिखना वही है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें हम कौन सी दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो जिंक धातु है और एक आयरन है Fe। इन दोनों को आप चेक करिए कि कहाँ पर इनकी वास्तविक स्थितियाँ हैं। तो यहाँ पर देखा हमने Zn ढूंढिए, इसके नीचे ये आपका Zn है। Fe ढूंढिए, कहाँ है, उसके नीचे, मतलब ऊपर कौन है, नीचे। और आपको बता चुके हैं कौन हटाएगा किसको, ऊपर वाला नीचे को। देखिए कन्फ्यूजन नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि ऊपर वाला नीचे वाले को हटाएगा कि नीचे वाला ऊपर वाले को हटाएगा। आपको एग्जाम्पल बहुत बताए जा चुके हैं। कोई भी जो ऊंची पोस्ट पर है वो किसको हटा सकता है, नीचे वाली पोस्ट के व्यक्ति को हटा सकता है। एग्जाम्पल आपको बताया था, आप जानते हो हमेशा DM चपरासी को सस्पेंड कर सकता है या कर्मचारी को, लेकिन चपरासी या कर्मचारी के बस की बात नहीं है, ठीक है, कि वो क्या कर दे, सस्पेंड कर दे। अब देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आपको मजाक में बताया करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी बहुत यूज़फुल हो जाती हैं। अभी कल वही परसों जो PET का पेपर हुआ, शायद जानते होंगे, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, शायद कभी देखिएगा, उसमें तो क्वेश्चन आया हुआ था कि किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। समझ रहे हैं, क्वेश्चन था किसी परिपथ में, ये हमने आपको कई बार मजाक में ही बताया होगा क्वेश्चन, और ये ज़्यादातर सब के सब गलत करके आए हैं। आप सोचिए जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको, तो हमने पता नहीं कितनी बार मजाक में ही बता दिया होगा ये, लेकिन ज़्यादातर लोग 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। क्वेश्चन ये था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन थे जब स्विच खुला होगा, जब स्विच बंद होगा, जब स्विच खुला और बंद होगा, और कोई एक चौथा और ऑप्शन था। तो सबने वही लगाया, वैद्युत धारा प्रवाहित होगी मतलब जब स्विच खुला होगा। आपको हम कितनी बार बताए हैं भैया, मजाक में ही बताया होगा हमने। वैद्युत धारा कब प्रवाहित होती है, जब स्विच बंद होता है। कितनी बार तो बताया है कि हमारी आदत पड़ी हुई है ऐसे कहने की। अब ये सारे के सारे स्विच बंद हैं इस समय, खुला कोई स्विच नहीं है। आपको कितनी बार बताया है कि ये सर्किट है। अब सोचिए जो मजाक में ही बोल दिया होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन आ गया, और जबकि ऐसा क्वेश्चन जो कि सबका लगभग गलत है। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में यही आता है यार स्विच खुला होगा तभी तो धारा बहेगी, और आपको हम बता चुके हैं स्विच खुला ये है, यही तो स्विच ओपन है। अगर स्विच ओपन है यानी खुला है तो क्या वैद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। जब हम इस कुंजी को या स्विच को बंद करेंगे तभी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। और ये हमने आपको कई बार मजाक में ही बताया होगा, ऐसे ही हंसने के लिए, कि आप सोचते कुछ और हैं, दिखता कुछ और है, होता है कायदे में कुछ और है। यही क्वेश्चन आ गया PET का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन था, और ये ज़्यादातर जिसने भी मतलब जो भी मिले हैं जिसने भी पूछा है वो सब गलत करके आए हैं, क्योंकि सबको नॉर्मली यही पता होता है कि भैया स्विच क्या होगा, जब खुला होगा तभी वैद्युत धारा बहेगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। स्विच बंद होने पर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। समझ रहे हैं? तो यही चीज़ है कि अगर हो सकता है कई बार, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा साइंटिफिक पहुँचें तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। कभी कभार बेसिक से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मतलब कोई दिमाग नहीं लगना है, पता चला हल्का सा दिमाग लगाया क्वेश्चन सही हो गया, ज़्यादा दिमाग लगा डाले तो क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए जितना भी आपको बताते हैं कोई फर्जी चीज़ नहीं होती। अगर मजाक में भी कुछ बता रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, इसीलिए तो मजाक वाली चीज़ बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो उनको भी ध्यान रखिए। अब ये फर्जी का तो नंबर गया एक, जिसका भी चला गया, ज़्यादातर लोगों का चला ही गया वो। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो आपको बता रहे थे इसमें आपने देखा, तो ये ज़रा सी देर का काम है कि आप इसको लिखिए टेबल को,
और तुरंत चेक कर लीजिए। अब देखिए अभी हम इसमें नियम लिखाएंगे आपको। नियम बहुत सारे हैं। नियम ये होगा, ऊपर रखी धातु नीचे की धातु को विस्थापित कर पाएगी, पहला नियम। नीचे रखी धातु अपने से ऊपर रखी धातु को विस्थापित नहीं कर पाएगी, दूसरा नियम। तीसरा नियम ये होगा, हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। यार बिल्कुल सही बात है, ऊपर रखी चीज़ ही विस्थापित कर पाएगी, नीचे वाली तो नहीं कर पाएगी। एक नियम हमने आपको बताया है, अभी आप 4 नियम लिखोगे कि हाइड्रोजन से रखी धातु नीचे रखी धातुएं नहीं विस्थापित कर पाती, हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं विस्थापित कर देती, हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं, ठीक है, अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को अलग कर देती, नीचे रखी धातुएं भाप से क्रिया नहीं करती, ऊपर रखी धातुएं भाप से क्रिया कर जाती। तो भाप से क्रिया करने का मतलब क्या है? H2O से ही तो है। H2O का मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के नीचे रखी हैं, क्या कर पाएंगी? पॉसिबल ही नहीं है, ऊपर वाली ही कर पाएंगी। तो अब ये कह सकते हैं है कुछ नहीं इसमें, बस आपको यही एक टेबल याद रखनी है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। बस एक ये टेबल याद रखिए, समझ लीजिए पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका हो गया। और अगर ये आप नहीं याद रखेंगे, फिर आप सवाल लगाते रहोगे, सारी के सारे पॉइंट्स याद करते रहोगे, फिर भी पता चला वहाँ जब टाइम आया तो गलत करके चले गए, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा, हम आपको हर बार कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ मत पढ़िए, ठीक है, मस्ती के साथ पढ़िए, कि आपको चीज़ें पता भी चलती जाएं, दिमाग पर बोझ भी ना आए कि यार हाँ नहीं हम पढ़ रहे हैं। मूवी देखने जाते हैं आप, कभी किसी ने आपसे कहा हो कि हम सुनेंगे अगले दिन आप देख के आओ, तो बताइए, लेकिन पूरी मूवी सुनाते हैं आप, कहो डायलॉग सहित और जो वॉल्यूम निकलता है मारने पीटने का उसके सहित सुना दें आप, जबकि किसी ने ये नहीं कहा था कहाँ पे कैसा घूंसा मारा था, फिर भी आप बताओगे कि मुंह पे मारा था कि पेट में मारा था कि नाक पे मारा था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आप इतना कंसंट्रेट हो कि भैया बहुत कंसंट्रेट हो कि नहीं ये चीज़ ऐसी हुई थी। यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं, आपको बैठे हैं बस। अगर आप ज़रा सा भी कंसंट्रेशन लगा दें तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी, आपको ठीक है दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये फैक्ट है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बस आप करना चाहें उस चीज़ को, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लीजिए ज़रा, इसके पॉइंट्स हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग, हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। वही 4-5 पॉइंट हैं, ज़रा उनको लिख लीजिए। फिर देखते हैं। तो लिखिए नंबर 1, बोले वैद्युत रासायनिक श्रेणी में पहला पॉइंट है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान हाइड्रोजन, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, वे धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके, वे धातुएं अम्लों से क्रिया करके, वे धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं, ठीक है। पॉइंट को किनारे कर दीजिए, खाली लिख लिया है आपने, पॉइंट किनारे छोड़ दीजिए। सिर्फ जो आपको एक चीज़ हमने बताई है कि ऊपर वाली चीज़ नीचे वाले को हटा देगी, बस उस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। देखिए अब क्रिया देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए HCl, ठीक, HCl प्लस Ca आपने कर दिया। अब बैलेंसी कैल्शियम है तो 2 के साथ जाएगा, भाई हाइड्रोजन की 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 है, कैल्शियम की कितनी होती है 2, तो यहाँ पर इसके 2 लेने पड़ेंगे बस। कैल्शियम देखिए कहाँ है, ये है, और इसी के जस्ट नीचे चले आइए, तभी तो हाइड्रोजन है, ये मत सोचिएगा कि बराबर में है, ठीक है, इसके नीचे है ये टेबल। तो आप ये कह सकते हैं कि कैल्शियम के जस्ट नीचे है, तो कैल्शियम क्या करेगा, आराम से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हटा देगा।
कैल्शियम ने हाइड्रोजन को हटाया तो क्या बना, CaCl2 बन गया प्लस H2। कोई एक्स्ट्रा नियम लगा है, नहीं लगा है? कोई भी आप देख लो, कहीं पर भी देख लो, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ठीक है, Zn ले लिया प्लस H2SO4। जिंक को चेक करिए, जिंक देखिए ये है हाइड्रोजन उसके नीचे ही तो आ रहा है, तो जब नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है जिंक हाइड्रोजन को हटा देगी हटा दीजिए, बस इसको रिप्लेस करा दीजिए, तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2। तो ये पॉइंट है वो लिखने के लिए, अगर पेपर में कभी पूछा जाता है तो एक अलग बात है, आप बनाइए, वरना आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वरना यहीं से आपका काम चल जाएगा। बस ये सीरियल याद रखिए, ठीक है, सीरियल भी ना याद रखो, खाली ये याद रखो इस चीज़ को, सीरियल तो 1 मिनट में आप लिख लोगे, ठीक है, क्योंकि उसके आगे की टेबल आपको नहीं बनानी है कि नहीं लिथियम प्लस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट लिथियम 3.04 माइनस का, तब सोच रहे हैं इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, कुछ नहीं, बस तब तो लिखते चले जाओ, सीधे लिखवा सरकाना है तो आप सीधे सीधे क्या कर दीजिए, लिखवा सरकाना। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको लिखने में पूरे, ठीक है, पूरा का पूरा अगर आप लिखेंगे तो आपको 2 मिनट भी, नमस्ते, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपका क्वेश्चन 100% श्योर सही हो जाएगा, वरना हो सकता है, ठीक है, गलत भी हो सकता है, यानी गलती के भी चांसेस हो सकते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन से नीचे रखी 5 धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे रखी 5 धातुएं, 5 ही नीचे रखी, ठीक है, उसमें कौन सी नई गणित बता रहे हैं हम, हाइड्रोजन से 5 ही तो नीचे रखी हैं, हाइड्रोजन के नीचे सारी हो गई, सीधी सी बात है। तो लिखिए हाइड्रोजन से नीचे रखी 5 धातुएं, ब्रैकेट में लिख लीजिए Cu, Hg, Ag, Pt, Au, यही जो पांचों हैं कॉमा लगा के लिख दीजिए। हाइड्रोजन से नीचे रखी 5 धातुएं Cu, Hg, Ag, At, Au, ठीक है, Ag के बाद Og मत कर लेना, ठीक है, रखी 5 धातुएं अम्ल से क्रिया करके, इसको तेज कर लो थोड़ा सा, धीरे, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं, हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं, हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं या नहीं कर पाती हैं, जो कुछ भी लिखना चाहो लिख लो आप। अगला पॉइंट है, ठीक है, ये खाली एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं? अभी तक तो नियमानुसार चल रहे थे, अब थोड़ा सा चेंज है, खाली इसके साथ साथ इसको भी छोड़ दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि अगर Cu को छोड़ दिया जाए तो Cu से नीचे कितनी बची? 4 बची। Cu से नीचे रखी 4 धातुओं के ऑक्साइड, जैसे HgO, मान लीजिए Hg है तो HgO लिखा हमने। अब ये कह रहे हैं Cu से नीचे रखी 4 धातुओं के ऑक्साइड, ठीक है, गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, सीधी सी बात है। HgO है, गर्म कर दिया आपने तो ये काहे में टूट गया? Hg और प्लस हाफ O2, या फिर 2 अणु ले लीजिए तो 2Hg प्लस O2, यानी सीधे सीधे काहे में हो गया? टूट गया। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। लिखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से नीचे रखी 4 धातुएं, Cu से नीचे रखी 4 धातुएं, Cu से नीचे रखी 4 धातुएं कौन कौन सी हैं? हाँ, लिख लीजिए ब्रैकेट में, Hg, Ag, Og, Hg, Ag, Pt, Au, नीचे रखी 4 धातुएं Hg, Ag, Pt, Au,
क्या बता रहे थे, कौन सा पॉइंट था? हाँ, के ऑक्साइड HgAgPtAu ब्रैकेट के बाहर के ऑक्साइड गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। गर्म करने पर विघटित यानी टूट जाते हैं, गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वहीं पर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। मान लीजिए यही है, ठीक है, इसी को चाहे आप 2 वाला लिख लीजिए चाहे सिंगल वाला लिख लीजिए। HgO अगर हम इसको गर्म कर देंगे तो आपका Hg अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्साइड टूट गया। इसी तरह से Ag का लिखना चाहो 2Ag + O2। ठीक है, लिख लीजिए, दोनों ऑप्शन हैं। ठीक है, तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। मैंने तो जोड़ दिया शुरुआत में। ठीक है, HgO है वो टूटेगा। कर लिया। अगला पॉइंट लिखिए, बोले अगला पॉइंट वही जो सिंपल है, ऊपर रखी था, तो लिखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु नीचे रखी धातु को, ऊपर वाली धातु नीचे रखी मतलब अपने से नीचे, ये नहीं सबसे नीचे ढूंढवा के। ठीक है, कोई भी धातु है वो अपने से नीचे। ठीक है, ऊपर वाली धातु नीचे रखी धातु को, नीचे रखी धातु को विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया लिख लो आप। देखिए, आप मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया लिखते हैं हम। ठीक है, मान लिया हमने लिख ली Fe + CuSO4। अब हम ये देखें कि क्या ये अभिक्रिया हो पाएगी कि नहीं होगी। कौन किसको हटाना चाह रहा है, ये जान पाते हैं कि कौन किसको हटा रहा है। अरे भैया, आप लोग यहाँ बैठे हो, हम अकेले खड़े हैं, हम अभी आपको खिसका के बैठ जाएं तो इसका मतलब वो हमने आपको हटाया, आपने हमें थोड़ी हटाया। या अगर आप यहाँ आ जाओ, समझ रहे हैं हमारी बात, अगर फोकस हम पर है और आप उठे और यहाँ आके रिप्लेस कर दिया और पढ़ाने लगे, तो इसका मतलब है आपने हमको रिप्लेस किया। बात समझ पा रहे हैं किसने किसको हटाया है। अब जैसे हम अकेले हैं, आप बैठे हो, हम आपको खिसका के बैठ जाएं तो इसका मतलब हमने आपको हटाया है। तो यहाँ पर देखिए कौन अकेला है, ये है, ये पूरा का पूरा एक यौगिक है। तो यही तो कहेंगे, इसको ये हटाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो इसने इसको हटाया। यानी अगर ये अभिक्रिया हुई या नहीं हुई वो बात की बात है, लेकिन अगर होगी तो FeSO4 + Cu, इसका मतलब है Fe ने Cu को हटाया है। मेन प्रभाव में ये था, ये नहीं था। मेन पूरा का पूरा कंपाउंड इसका था, ये अकेला था, ये आया और इसको रिप्लेस कर गया। तो इसका मतलब है किसने किसको रिप्लेस कर दिया, Fe ने Cu को। क्या कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कर देगा। देखिए Fe कहीं ऊपर होता है और Cu बहुत नीचे होता है, हाइड्रोजन के भी नीचे है, तो इसका मतलब है आराम से हटा देगा। ठीक है, तो लिख लीजिए रिएक्शन, कोई और लिख लो। Cu + AgNO3, क्या ये रिप्लेस कर पाएगा, हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, मतलब Cu, ठीक है, NO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या मिल जाएगा, Ag, मतलब रिप्लेस कर जाएगा, हटा देगा। अब क्रिया लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती वहाँ, जैसे पेपर में पूछा जाए तो आप बस थ्योरी का हिस्सा लिख दीजिए कि ये आवर्त बता रहे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, अतः ये कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, चलिए
अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसको भी समझा देंगे। देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हालांकि बहुत सरल सा पॉइंट है, आराम से समझ जाओगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं का धन वैद्युतीय लक्षण, धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण या वैद्युतीय कुछ भी लिख सकते हो, धन विद्युतीय लक्षण घटता है। जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा, वह धातु उतनी ही अधिक, वह धातु उतनी ही अधिक धन विद्युतीय प्रकृति की होगी, उतनी ही धन विद्युतीय प्रकृति की होगी। एक पॉइंट और लिख लीजिए, फिर इन दोनों को एक साथ। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊपर होता है, जिस धातु का स्थान ऊपर होता है, वह धातु अधिक स्थायी होती है, वह धातु अधिक स्थायी, अधिक स्थायी की जगह अधिक क्रियाशील कर लीजिए। जहाँ स्थायी आपने लिखा है वहाँ पे क्रियाशील कर लीजिए, स्थायी तो कम होगी अंतर में, ठीक है। स्थायी काट लीजिए और क्रियाशील कर लीजिए, ठीक है। क्या लिखा है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊपर होता है वह धातु अधिक क्रियाशील होती है, ठीक है। जब अधिक क्रियाशील है तभी तो हटा पा रही है दूसरे को, स्थायी होगी तो हटाएगी नहीं, ठीक है। उल्टा निकल गया मुझसे। अब देखिए दोनों पॉइंट्स को ज़रा चेक कर लेते हैं जो आपके, या एक बार आप पॉइंट देख लो, अगर किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए। बाकी हम सारे एक्सप्लेन करते आए हैं साथ में ही, खाली यही दो पॉइंट नहीं एक्सप्लेन किए हैं तो इनको भी समझ लीजिए। इसमें ये कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर, तो देखिए सबसे पहले चीज़ है, ध्यान रखिए थोड़ा सा, ऊपर कौन है? लिथियम है, फिर पोटेशियम है। लिथियम और पोटेशियम ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा धनात्मक होते हैं, ठीक है, वैद्युत धनी होते हैं, यानी प्रबल धन विद्युतीय प्रकृति के होते हैं। आप यहीं से याद रखो। देखिए ये पॉइंट जो आपको बताया हमने लास्ट, या तो याद रखिए आप उसको, या तो अगर नहीं याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखिए आप कि जो टेबल शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? लिखबा सरकाना, लिथियम से शुरू होती है। लिथियम को याद रखिए कैसा है? बहुत ज़्यादा धनात्मक। लिथियम किस प्रकृति का है? प्रबल वैद्युत धनात्मक प्रकृति का होता है। तो जब प्रबल वैद्युत धनात्मक है तो उसके नीचे सब कम ही तो होंगे, जब ऊपर बहुत ज़्यादा वाला है तो इसका मतलब है उससे नीचे क्या होंगे? कम ही तो होंगे। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो कि ऊपर से नीचे धन वैद्युतीय प्रकृति घटती है, ठीक है। तो धनात्मक नेचर होता है वो घटता है, या आप कह सकते हैं ऋणात्मक नेचर बढ़ता है, ठीक है। अब उसके बाद एक उसी में एक लाइन और लिखी होगी, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा, या लिखा होगा जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा। बात एक ही है, ज़्यादा ऋणात्मक तो मान क्या होगा? कम ही तो होगा,
तो आप इसको दो तरह से समझ सकते हैं या बोल सकते हैं। जिस धातु का, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा या जितना कम होगा, सेंटेंस देखिए, ज़्यादा ऋणात्मक है तो मान क्या होगा, कम ही तो होगा। जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा या जितना कम होगा वो धातु उतनी ही प्रबल धन विद्युतीय होगी। आप देखिए लिथियम का याद रखिएगा, एक तो याद रख सकते हो कम से कम, लिथियम है, लिथियम का आप याद रख सकते हो कितना, -3.04, फिर -2.92, फिर -2.91, लगभग कोई एग्जैक्ट आपसे नहीं पूछ रहा है कि नहीं, ये याद रखिए, थोड़ा सा याद रखिए। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा माइनस में है, या फिर मान के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम है। फिर आप आते हैं हाइड्रोजन पे तो कितना पहुंचता है, 0, फिर प्लस में शुरू होने लगता है। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा माइनस में है वो धातु उतनी ही क्या है, प्रबल धन विद्युतीय। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाली धातु धन विद्युतीय, नीचे वाली धातु ऋण विद्युतीय, ठीक है, ऋण विद्युतीय नहीं मतलब कम धन विद्युतीय, क्योंकि ऋणात्मक तो इसमें है ही नहीं पता। तो आप ये कह सकते हो ऊपर वाली धातु प्रबल धन विद्युतीय, ऊपर से नीचे आएंगे धन विद्युतीय लक्षण क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। क्यों कम होता चला जाएगा, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मान बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा, बढ़ने की बात करें, बढ़ेगा, ठीक है, उसका धन विद्युतीय लक्षण क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और लास्ट वाला पॉइंट तो सिंपल सा है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। ऊपर रखी धातु ज़्यादा क्रियाशील होगी, तो आप जान रहे हो जो बार बार हटा दे रही तो इसका मतलब है क्रियाशील ज़्यादा ही रही होगी। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिए कि ऊपर रखी धातु नीचे रखी धातु से ज़्यादा क्रियाशील होती है। कभी कारण पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाए कि ये क्रिया होगी या नहीं होगी, तो आप ये तो पहचान लोगे कि हो जाएगी। साथ में ये पूछ लेता है कि ये क्रिया होगी या नहीं होगी और क्यों। क्यों का मतलब है कि कारण भी हमको देना है कि अगर नहीं होगी तब तो उसका कोई कारण नहीं होता है। ये दो धातुएं हैं, आपको जिंक और Fe मान लीजिए कंपेयर करना है कि कौन हटा पाएगा, ठीक है। तो करके शुरू करते हैं। लिखबा सरकाना मग अल मंजन कर फे, यानी जिंक किसको हटा देगा, Fe को हटा देगा। जिंक रिप्लेस कर देगा किसको, Fe को, जिंक Fe को हटा देगा। अब पूछता है हटा देगा तो क्यों, कारण बताइए। तो आप ये लिख सकते हो कि जिंक का स्थान क्या है, Fe से ऊपर है, अतः इसकी क्रियाशीलता Fe से ज़्यादा है, जिस वजह से ये हटा देगा। या जिंक का स्थान Fe से ऊपर है, जिस कारण इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है या अधिक ऋणात्मक है, जिस कारण ये ज़्यादा क्रियाशील होगी और किसको विस्थापित कर देगी, Fe को विस्थापित कर देगी। आपको इस तरह का सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लिख लीजिए जरा, लिखिए या नोट करके 2 पॉइंट और लिख लीजिए। लिखिए नोट करके, इसके अतिरिक्त तो पॉइंट हैं वो लिखिए। Cu++ कॉमा Ag+, Cu++, कॉमा Ag+, कॉमा Hg++ के साथ Cu++, Ag+, कॉमा Hg++ के साथ जुड़ा कोई समूह जैसे SO4, NO2, NO3 आदि जुड़ा है, तो वह क्रिया संभव हो जाती है। वैसे तो आप जानते हैं ये बहुत नीचे हैं तो क्रियाशील कम होंगे, लेकिन अगर इस तरह का कोई समूह जुड़ रहा है तो वह क्रिया क्या हो जाएगी, संभव हो जाएगी। अगला पॉइंट लिख लीजिए इसी में। यदि Cu के साथ, अगला पॉइंट है, यदि Cu के साथ SO4 लगा है,
यदि Cu के साथ SO4 लगा है और इसकी क्रिया नीचे वाली धातु Au से हो रही है, ये तो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है नहीं, फर्जी में लिख दिया गया, और इसकी क्रिया नीचे वाली धातु Au से हो रही है, तो यह क्रिया संभव नहीं होगी। तो ये तो यार रूल ही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो है नहीं, तो यह क्रिया संभव नहीं होगी। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या निम्न अपक्रिया संभव है या नहीं। कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या निम्न अपक्रिया संभव है या नहीं। अब देखिए, बताइए क्या यह अपक्रिया हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मतलब जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा क्या, क्योंकि आपको पता है जिंक बहुत ऊपर है और हाइड्रोजन बहुत नीचे है। या आप चाहो तो पहला पॉइंट जो आपने लिखा था उसको भी ध्यान में रख सकते हो। पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट होगा, धातुओं की क्रिया अगर अम्लों से कराई जाती है, ठीक है, तो हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पर आप इसका अगर सॉल्यूशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यह अपक्रिया संभव होगी। लिखिए, आंसर लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, यह अपक्रिया संभव होगी। एक बोल दे रहे हैं, इसी तरह से आपको लिख लेने हैं अलग। यह अपक्रिया संभव होगी क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, अतः जिंक की क्रियाशीलता, अतः हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, हाइड्रोजन बोल रहे हैं, जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, अतः जिंक HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और अपक्रिया संभव हो जाएगी।